नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आर डी शर्मा से उसका एक्सरसाइज 5.2। पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट समझने को लेकर ज़्यादा दिमाग पे जोर लेने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, और अगर आता भी है तो ये बहुत सिंपली बन जाता है। इसका यूज़ जो होगा वो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे क्लास में कि इसका रीजनिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और इसका यूज़ जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर डी शर्मा का, हम लोग सीधा उसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम लोग उस क्वेश्चन को एक एक करके देख लेंगे तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द सीक्वेंस विथ एन टर्म्स, और लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ एन टर्म ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। ये 3 को स्टाइलिश नहीं, 3 + 4n। आपको करना ये है मेरे पास यहाँ पे कि एन टर्म के फॉर्म में बोलो लिखने के लिए, यानी कि a1 जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 + 4 × 1। तो सिंपल है, 3 + 4 क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से ए की जगह पे 2 3 4 2-3 नंबर कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीक्वेंस में भी किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट पे an इज इक्वल टू 5 + 2n। ऑब्वियसली बात है, सेम ही काम करेंगे। n की जगह पे 1 2 3 नेचुरल नंबर रख लेंगे। और देखिए, रैंडम नंबर रखने के लिए जरूर बोला गया है इससे पहले वाले में, मगर ये याद रखिएगा कि रैंडम नंबर का मतलब -2 -3 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि n 99.9% केसेस में यहाँ पे नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। 100% नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करता है, मगर ये बात तब होगा जब हम लोग किसी भी तरह के एपी के बारे में बात करेंगे। इसलिए बोले 99.9% केस में। 1% केस हमेशा 0.1% केस तो मैथ्स में भी एक्सेप्शनल होता ही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें। an इज इक्वल टू 6 - n, और नेक्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये बोल रहा है सो दैट ऑल द एबव एक्सप्रेशन फॉर्म्स AP। ऐसा अगर AP के फॉर्म में बोल रहा है तो आपको ऐसे 2-3 टर्म निकाल लीजिएगा। a निकालिए, 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 + 4 × 2। तो पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, 8 + 3 क्या आ जाएगा 11। अगले वाले में A3 अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3 + 4 × 3। 4 × 3 12 + 3 यानी कि 15। इसके और इसके बीच का डिफरेंसेस और इसके बीच का डिफरेंसेस देखेंगे तो दोनों क्या दिखाई देगा 4 का। यानी कि ये जो टर्म आपके पास में चल रहा है वो क्या है AP के फॉर्म में है। और मेरे ख्याल से जितने भी तरह के नंबर के बारे में बात करेंगे हर एक नंबर आपको AP के फॉर्म में ही दिखाई देगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिखने का जो तरीका है वो इस फॉर्मेट में है, और इस फॉर्मेट में एक खास सीक्वेंस को ही वो फॉलो करता है। जब भी बनाने के लिए बोला जाता है टीचर को, तो वो इसी तरह से एक इक्वेशंस को लिखते हैं और इसी इक्वेशंस के बेस पे वो क्वेश्चंस को डेवलप कर लेते हैं। तो जब हम लोग आगे की क्लास में रिविजन वगैरह करने के बाद जब हम लोगों को SSC वगैरह का जब एग्जाम्स लिखना होता तो इस तरह का क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है जो लेवल 2 होगा इसका, वो है द nth टर्म ऑफ एन AP इज 6n + 2, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। ठीक है, nth टर्म लिखा हुआ है आपके पास 6n + 2 के फॉर्म में, ये an की फॉर्म में लिखा हुआ है, an लिखा हुआ है ये। तो अब ऐसे बात है कि अगर ये an लिखा हुआ तो n की जगह पर 1 2 3 4 कोई से भी नंबर लिख लेंगे और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंसेस को निकालेंगे। जब भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंसेस निकालेंगे तो वह जो डिफरेंसेस आएगा वही हमेशा डिफरेंसेस के बारे में बात करेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम A5 के बारे में निकाल लिए A5, तो यहाँ पे A5 क्या आएगा 6 × 5, क्योंकि n की जगह पे किससे रिप्लेस की 5 से, तो यहाँ भी n किससे रिप्लेस होगा 5 से। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 32। अगर हम A6 के बारे में बात करें तो 6 × 6 36 + 2 38 का ये आ गया। अब इसके बीच का जो डिफरेंसेस रहेगा वो हमेशा हर कंडीशन में क्या रहने वाला 6 रहने वाला। ठीक है, जब हम लोग AP पढ़ेंगे, हालांकि ये AP के कॉन्टेक्स्ट में ही बात ज़्यादातर करना चाह रहा है, तो हमेशा जो लास्ट नंबर होगा उसमें से ठीक उसके प्रीवियस वाले नंबर को माइनस करते हैं। इसलिए हम लोग क्या किए 38 में से 32 को माइनस कर दिए। वैसे भी कल के क्लास में ये बोला गया था कि जब भी इन दोनों का डिफरेंसेस निकाला जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता है, हाँ प्लस और माइनस का डिफरेंसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 5n - 7 इज एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंसेस। बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे पास जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 5n - 7 के फॉर्म में। तो जब भी हम लोग इसके ऊपर में किसी एक पैटर्न को पुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 रखें तो 5 - 7 क्या आ जाएगा आपके पास में -2 का। 2 रखेंगे n की जगह पे तो क्या आएगा 5 × 2 10 - 7 तो 3 का आ गया। इन दोनों के बीच के गैप के बारे में बात करेंगे तो 5 का आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए,
1 2 रख चुके, 3 रखेंगे तो 15 माइनस 7 करेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 8 का, और इसके बीच का डिफरेंसेस क्या आएगा, 5 का। तो यही बात बोले कि जब हम लोग को क्वेश्चन बनाना होता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए, या फिर मेंटल एबिलिटी के लिए, या फिर रीजनिंग के लिए, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे वगैरह में, तो इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक खास तरह का सीक्वेंस खुद भी हम लोग लिख सकते हैं, खुद से खुद भी डेवलप भी कर सकते हैं। और जब ऐसा नंबर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो फिर उसको अगर लिख देंगे तो बच्चों के लिए यकीन जानिए वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन हो जाता है कि आखिर वो किस पैटर्न को फॉलो करके बनाया जा रहा है। पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अभी तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप उस रास्ते से गुजरे नहीं हैं, तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा। मगर ये याद रखिए, कभी अगर भविष्य में काम आए तो याद रखिएगा कि अगर सीक्वेंस एंड सीरीज़ के फॉर्म को मान लीजिए आपके पास में ऐसा लिख दिए, 3 हो गया तो 4 रखते हैं, 5 × 4 20 - 7 13। अब हमको ये पता है कि हर एक के बीच 5 का डिफरेंस है, तो 13 + 5 18, 18 + 5 23, ये नंबर लिख लेते हैं। हर एक के बीच का 5 का डिफरेंस है। अब किसी को ये क्वेश्चन अगर हम इक्वेशंस में ऐसा लिख के दे दें, -2 3 8 13 18 23, 5 का डिफरेंस सबके बीच में दिख रहा है, तो 5 का डिफरेंसेस में ये लिख के दे देंगे और ये पूछा जाएगा। मान लीजिए ऐसा ही पूछ सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ पे 17 कर दिया है, पूछा ये जाएगा कि फाइंड द मिसिंग नंबर। एक तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होगा तो ये पूछेगा फाइंड द मिसिंग नंबर। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। और तीसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। हम लोग जो सीखते हैं या फिर जो क्वेश्चन सेट करने के जब टाइम आता है तो वही कहानी है कि इसी तरह के फॉर्मेट पे किसी भी नंबर को रखते हैं, उसके बाद उसको सेट करते हैं। तो ये खास तरह का सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ना होता है, मगर वो अभी हम लोगों के काम की चीज़ नहीं, जो अभी आर डी शर्मा में लिखा हुआ बस उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू an² - 5 इज़ नॉट इन AP। an² - 5 के फॉर्म में बोल रहा है। ठीक है, तो an² - 5 नॉट इन AP के फॉर्म में होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 3n² - 5 an इज इक्वल टू 3n² - 5, ये इस तरह का फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 3n² - 5। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आता है और क्यों आता है, जिसके बारे में बात किया गया। अगर हम n की जगह पे 1 रख देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर -5, यानी कि 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। अगर हम n को अगर हम 2 से रिप्लेस कर दे तो 2 2 जा 4 × 3, 4 × 3 12 - 5, तो क्या आएगा 7 का। इन दोनों के बीच का गैप कितने का दिख रहा होगा, 9 का। 7 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 में, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर A3 के केस के बारे में बात करें, A3 में, तो क्या आने वाला, 3 3 जा 9 × 3 27 लिख दिए, -5 कर लेते हैं। ठीक है, तो -5 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 22 का। होना तो ये चाहिए था कायदे से कि मेरे पास में ये जो नंबर आएगा वो आना क्या चाहिए, 9 के बाद से वापस से 9 का डिफरेंसेस आने चाहिए, मगर यहाँ पे 9 का डिफरेंसेस आ नहीं रहा। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 22 में से अगर हम 7 को माइनस कर देंगे तो 15 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 7 + 5 22, 1 कैरी, 1 + 1 2, ये आ गया। अब इसके बारे में जो हम बताना चाह रहे थे, जो हम लोग हायर क्लासेस स्टडीज़ में पढ़ते हैं, वो A4 के बारे में बात करते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास में, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 × 3 48 - 5, 48 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 43। होना क्या चाहिए था, इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितने का आ रहा है, 21 का आ रहा है। ठीक है, अगर एक और निकाल लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। A5 के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे पास A5 क्या आएगा, 5 5 जा 25 × 3 यानी कि 75 - 5, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगा 5 माइनस करने के बाद वो क्या आएगा 70 का। और इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 33 का। अब आप ये जैसा सोच करके देखिए, अगर आपके एग्जाम्स में ऐसा पूछ दे 2 7 22 43 और 70 और फाइंड द नेक्स्ट नंबर बोल दे, ये नेक्स्ट नंबर तो फिर भी इजी होता है और इजी है भी कि नेक्स्ट नंबर जल्दी फाइंड आउट किया जा सकता है।
तो इस कंडीशन में गैप तो सेम नहीं आ रहा किसी भी जगह पे। इससे पहले वाले में तो AP का कंडीशन था इसलिए गैप सेम आ रहा था। यहाँ पे ये AP के रूल्स को फॉलो तो नहीं कर रहा है, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग इज़ नॉट इन AP, तो ठीक है डिफरेंसेस सेम नहीं है तो नॉट इन AP। मगर जो उसके बारे में अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या ये जो सीरीज़ जो हम लोग पढ़े हैं अभी अभी वो सीरीज़ के फॉर्म में तो है। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जिसके बारे में रीजनिंग स्किल्स के बारे में जो बात करने वाले थे हम लोग, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या अलग अलग तरह के आ रहे हैं। इसके नेक्स्ट नंबर तो आएगा, इसका नेक्स्ट नंबर उसी कंडीशन से पॉसिबल है जब आप इस तरह के सीक्वेंस को निकालना जानते हो और वो भी सही फॉर्मेट में। अगर आप इसको निकालेंगे तो इसके नेक्स्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई मिसिंग नंबर दिया हुआ हो, ये सपोज कर लीजिए मिसिंग नंबर हो, तो भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोलेगा मान लीजिए 24 दे दिया और पूछेगा कि इनकरेक्ट नंबर फाइंड करने के लिए कि इनकरेक्ट नंबर क्या आएगा, वो भी फाइंड कर सकते हैं। मगर इसका जो बेस तैयार होता है वो इसी 10th क्लास के इसी बोर्ड पे तैयार होगा आपका, ताकि आने वाले 4-5 सालों के बाद आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना आए। और वैसे भी ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली जब भी आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में, अगर आप अच्छे कंपनी वगैरह में भरेंगे तो अवश्य से बात है कि आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मिसिंग नंबर तो वहाँ भी बहुत कुछ हो जाता है। जितने भी MNCs वगैरह के बारे में बात करेंगे आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन आंसर। मगर क्या है कि 4-5 सालों के बाद हम लोग उस चीज़ को उतना सीरियस लेते हैं, अभी उतना सीरियस लेते नहीं है, निश्चिंत रहते हैं, इसी वजह से दिक्कत बाद में आ जाता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल टू -4n + 15। अब ये AP के फॉर्म में है या नहीं है, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके बीच का कॉमन डिफरेंसेस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। मगर अगर हम इसके बात को करें तो हम लोग वापस से उस पर जा सकते हैं। देखिए वो हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है अभी, ये बात तो मुझे ही पता है, आप लोगों को भी बार बार बोल रहे हैं। मगर हाँ, इसका भविष्य में होने वाले एग्जाम्स के साथ में जरूर इंटरलिंक है। अगर आप खास परिस्थितियों में IIT वगैरह का भी जब भी आप एग्जाम्स देंगे उसके बाद तो कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा ना, कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको जो शुरू में होगा वो बिना आपके एक्सपीरियंस पे होगा, वो आपके उस नॉलेज पे होगा जो आपके पास में है। और जैसे आपके नॉलेज पे एक्सपीरियंस पे होगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है, तो ये बात बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस गिवन द फॉलोइंग nth टर्म इज एन AP। an इज इक्वल टू n - 1 लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 3n² + 5 और अगला लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 1 + n + n²। तो आप इसको भी बना ही सकते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस या फिर कोई डिफ़िकल्टीज लेवल है। अब जब हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत बात को समझ चुके हैं तो हम लोग आते हैं सीधा अगले एक्सरसाइज की तरफ।